9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7153 ऊष्मा पर नियंत्रण। मुझे हमारे बीच बीते किसी कर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, तुम मेरे जीवन की नियति के शैतान सितारे हो। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसके होंठ शरारती मुस्कान में मुड़ गए। उसने लॉन्चेन से अपनी पहली मुलाकात के पलों को याद किया। नश्वर लोक में उनका रिश्ता मीठे से ज्यादा कड़वा था। उसने लॉन्चेन को देखा और उसका गाल सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने आह भरी, तुम्हें इन चीजों का सामना करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुम इनसे बच नहीं सकते। जियान जानती थी कि लॉन्चेन को भी कुछ चीजों से डर लगता था। उसने लू फेंगर के बारे में सुना था, वही ज़िक्यू द्वारा उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के बारे में जानती थी। उसने स्वयं यू किंगजुआन की मृत्यु देखी थी। इन घटनाओं के कारण लॉन्चेन को खोने का डर था, इसलिए उसने, जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं, उसे खोना नहीं चाहिए वाली सोच अपना ली थी। एक तरह से ये बात समझ में आती थी। ऐसी सोच बेहद थकाने वाली थी और जियान को यकीन था कि लॉन्चेन को इसका पछतावा होगा। वह ऐसा नहीं चाहती थी। लॉन्चेन ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम मियाओयिन के बारे में कितना जानती हो? जियान ने सिर हिलाकर कहा, मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। स्वर्गीय दानव जीथर ने मुझे बताया कि तुम और मियाओयिन 1000 जन्मों से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, लेकिन उसने मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी। तुम ये भी जानते हो कि बड़ी बहन ज्यादा बातूनी नहीं है। स्वर्गीय दानव जीथर को कितना पता था, ये लॉन्चेन के लिए जानना नामुमकिन था, लेकिन इस मामले का उठाया जाना ही इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत गहरा मामला चल रहा था। जियान मियाओयिन की इतनी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि कर्मों के गहरे बंधन उसे लॉन्चेन से बांधे हुए हैं। सच तो यह है कि न तो उसे और न ही लॉन्चेन को अपना अतीत याद था, लेकिन क्या अतीत की यादें वाकई इतनी जरूरी होती हैं? अगर लॉन्चेन के पास मियाओयिन के लिए लड़ने का स्पष्ट मौका था, लेकिन उसने हार मान ली, तो मियाओयिन के साथ चाहे जो भी हो, जियान उससे जरूर नाराज रहेगी। सीधे शब्दों में कहे तो ये निष्क्रियता विश्वासघात के बराबर थी। अगर ऐसा हुआ तो जियान उसे कभी माफ नहीं कर पाएगी और न ही भूल पाएगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद लॉन्चेन का युवावस्था का दौर बीत चुका था। वह अपने आवेश में आकर फैसले नहीं ले सकता था। उसके कंधों पर इतना बड़ा बोझ था कि वो इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता था। लेकिन चाहे जो भी हो और वह इसके बारे में जो भी सोचे, ये निष्क्रिय रवैया उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लॉन्चेन ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने जियान का हाथ पकड़ा और उसे कसकर थाम लिया। चिंता मत करो, मैं इससे बचूंगा नहीं। इस वादे से जियान को आखिरकार राहत मिली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भाग भी नहीं सकते। तुम्हें बस सामान्य व्यवहार करना चाहिए, समय सब कुछ बता देगा। सामान्य व्यवहार कहना तो तुम्हारे लिए आसान है। ये सुनने में तो आसान लग रहा था, लेकिन मियाओयिन का आकर्षण ऐसा था कि लॉन्चेन भी उससे बच नहीं पाया। हालांकि वह मियाओयिन के सामने शांत और उदासीन होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। महल के स्वामी आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए, जियान ने कहा। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। हालांकि वह इतना थका हुआ था कि बेहोश हो सकता था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक दवा की गोली मिली और सफाई का काम झाओ हुनफेई पर छोड़ दिया। जब लॉन्चेन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल के स्वामी ने अभी चाय बनाई थी। लॉन्चेन के अंदर आते ही महल के स्वामी ने सिर उठाया और उन्हें एक कप चाय दी। लॉन्चेन ने महल के स्वामी को इतने सुंदर चाय के सेट के साथ देखने की उम्मीद नहीं की थी। उनका चेहरा थोड़ा अजीब था और यह स्वाभाविक भी था। महल के स्वामी जिस तरह के योद्धा थे, उसे देखते हुए लॉन्चेन ने उनसे शराब दटकने और हड्डी से मांस चबाने की उम्मीद की थी। एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो सचमुच एक उग्र ड्रैगन जैसा था, इस तरह की परिष्कृत चाय का सेट होना, कम से कम कहे तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास था। मानो उसके मन की बात जान लेते हुए महल के स्वामी ने कहा, ये चाय मुझे बड़े सफाईकर्मियों ने दी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि तुम इस दुनिया में महानता प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले छोटे से शुरुआत करनी होगी। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बड़े सफाईकर्मी महल के स्वामी के दिल को प्रशिक्षित कर रहे थे। बाद वाले की चाहे जो भी कमियां हो, वह निश्चित रूप से बड़े सफाईकर्मियों के दिल में एक विशेष स्थान रखता था। उसने चाय की एक घूंट ली और जैसे ही उसके होंठ चाय से लगे, उसका मन तुरंत तरोताजा हो गया। ये चाय वाकई बहुत कीमती थी, बस एक घूंट ही किसी औषधि के सेवन के बराबर थी। लॉन्चेन ने इस बारे में सोचा और समझा कि बड़े सफाईकर्मियों ने महल के स्वामी को यह चाय किसी अच्छे कारण से दी थी। इस प्रकार की चाय के लिए बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और तकनीकी रूप से कठिन होती है। वास्तव में इसकी तुलना दवाइयों को परिष्कृत करने से की जा सकती है। किसी भी विवरण में थोड़ी सी भी गलती इसके प्रभाव को बहुत कम कर देती है। इसलिए महल के स्वामी जैसे सच्चे योद्धा को इसे ठीक से बनाने के लिए पूरी तरह से एकाग्र होना पड़ता था, अन्यथा वो इस अत्यंत कीमती चाय को बर्बाद कर देते और ये दिल तोड़ने वाला होता। चाय पीने के बाद लॉन्चेन को लगा जैसे उसके अंगों में एक गर्म लहर दौड़ रही हो। आश्चर्यजनक रूप से ये चाय शरीर को बेहतर बनाने में सक्षम थी। सिर्फ एक घूंट से ही लॉन्चेन ने अपने शरीर की शक्ति में वृद्धि महसूस की। जाहिर है ये मामूली वृद्धि थी, लेकिन लॉन्चेन का शरीर उसकी साधना के स्तर के हिसाब से भी आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गया था। एक साधारण पे से इसमें इतनी वृद्धि होना वाकई प्रभावशाली था। इसके अलावा उसने अभी मुश्किल से एक घूंट ही लिया था, इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि कब खत्म होने तक ये कितनी बेहतर हो जाएगी। लॉन्चेन ने पहली बार ऐसी चमत्कारी चाय पी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह चाय विशेष रूप से सफाईकर्मी ने तैयार की थी। आखिरकार महल के स्वामी भी मुख्य रूप से शारीरिक साधना करने वाले थे। ये चाय उनके लिए इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती थी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉन्चेन को एहसास हुआ कि यद्यपि सफाईकर्मी और महल के स्वामी ने गुरु शिष्य बनने की औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं ली थी, फिर भी उनके बीच वैसा ही रिश्ता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लॉन्चेन के हर बार उनसे मिलने पर महल के स्वामी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। नई पीढ़ी के व्यक्ति न होते हुए भी महल के स्वामी नए युग में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। चाय पीने के बाद लॉन्चेन ने पूछा, क्या सफाईकर्मी ने मुझे कोई निर्देश दिए हैं? महल के स्वामी ने उन्हें चाय दी और फिर कंधे उचका दिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि वे चाहते थे कि मैं इस माहौल को संभाल सकूं। माहौल? लॉन्चेन थोड़ा उलझन में था। महल के स्वामी ने चायदानी नीचे रखी और लॉन्चेन की ओर देखा। स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय के बारे में आपको जरा भी जानकारी नहीं है। यह एक विशालकाय संस्था है जिसका जाल 9 स्वर्गों और 10 लोकों में फैला हुआ है। दुनिया अराजकता के कगार पर है और सभी प्रमुख कूट एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उच्च आकाश अकादमी भी तीव्र विकास के दौर से गुजर रही है। इसलिए स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का ये सही समय नहीं है। उन्होंने धीरे से अपनी चाय की चुस्की ली और फिर आगे कहा, अगर आपने जुबान जिजी को मार डाला होता तो ये स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय के लिए एक करारा झटका होता। वे इस समय अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण वे अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद चिंतित हैं। अगर जुबान जिजी मारा जाता तो उन्हें उच्च आकाश अकादमी पर युद्ध की घोषणा करनी पड़ती। हम इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। उन्हें इस जानकारी का पता नहीं था, लेकिन ये बात समझ में आती थी। उच्च आकाश अकादमी अभी युद्ध नहीं करना चाहती थी और जुबान जिजी के रवैये से यही लगता था कि स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय का भी यही हाल था। हम दोनों जानते हैं कि स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय ने ही इस हमले की योजना बनाई थी। चूंकि उन्होंने ही हम पर पहला हमला किया है, इसलिए हमारा जवाब देना उचित ही है। लेकिन क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे अपना जवाब नरम करना होगा?
लॉन्चेन ने पूछा, जब तक आप स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय के मुख्यालय पर हमला नहीं करते, आप जो चाहे कर सकते हैं। मेरा मतलब है, गुस्से को काबू में रखने का मतलब चुप रहना नहीं है। अब समय आ गया है कि उच्च आकाश अकादमी अपना असली रूप दिखाए। हमने बहुत लंबे समय तक सहन किया है और दुनिया को ये देखना होगा कि 9 स्वर्गों और 10 लोकों में सबसे पुरानी अकादमी होने का हमारा दावा क्या है। इतना कहकर महल के स्वामी ने अपना प्याला नीचे रख दिया और उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा झलक रहा था। सचमुच अब वे तलवार को म्यान में नहीं रख सकते थे। अन्य लोग उच्च आकाश अकादमी को एक मोटे मांस के टुकड़े की तरह देख रहे थे। अगर उन्होंने इनमें से कुछ ताकतों को सबक नहीं सिखाया तो अकादमी मूर्खतापूर्ण चुनौतियों में डूब जाएगी। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। अच्छा, राहत की बात है, मुझे अपनी कोई योजना नहीं बदलनी पड़ेगी। पूरे दिन आराम करने के बाद प्रथम अकादमी के कुलीन शिष्य कुछ बेहतर स्थिति में थे और प्रथम अकादमी के मुख्य चौक में एकत्रित हो गए थे। उन्हें खुद इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन उस खूनी लड़ाई से पहले और बाद में उन्हें देखने वाला कोई भी स्वतंत्र पर्यवेक्षक ये पता कि वे पहले से ही सच्चे विशेषज्ञों का व्यवहार दिखाने लगे थे। लॉन्चेन चौक के ऊपर आकाश में उड़ गया और उसके पीछे जियान और म्याओयिन खड़ी थी। इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। हम अगले 3 दिनों में कुछ विशेष प्रशिक्षण करेंगे, फिर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप अपने जैसे 10 लोगों को नहीं हरा सकते तो आपको सीधे अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लॉन्चेन ने घोषणा की। 9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7154। तो अब शुरुआत। ये क्या बकवास है? 3 दिनों में मुझे अपने जैसे 10 लोगों को हराना होगा। लॉन्चेन की प्रतिष्ठा सभी को पता थी और सभी को ये भी पता था कि वह जो भी प्रशिक्षण करता है वो कठोर होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल असंभव लग रहा था। यहाँ तक कि झाओ यू को भी ऐसा ही लगा। हालांकि उसने लॉन्चेन की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाया, फिर भी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन लॉन्चेन, क्या इतनी जल्दी 10 गुना ताकतवर होना संभव है? एक शिष्य ने पूछे बिना नहीं रह सका। ये कैसी परीक्षा है? ये तो साफ तौर पर सबको बाहर निकालने का बहाना है। लॉन्चेन ने उस शिष्य को थोड़ी निराशा के साथ देखा। आखिर जो लोग यहाँ खड़े हो सकते थे उन्हें अकादमी का कुलीन माना जाता था। म्याओयिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, युवा मास्टर लॉन्चेन, आपका मतलब है कि आप अपने जैसे 10 शक्तिशाली लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अपनी शक्ति 10 गुना बढ़ानी होगी। किसी को हराना इतना आसान नहीं है। अनुभव, समझ, इच्छाशक्ति, रणनीति, दूरदर्शिता और अन्य कारकों में थोड़ा सा भी सुधार आपकी युद्ध क्षमता को गुणात्मक रूप से बढ़ा सकता है। सच चाहूं तो ये बहुत दुख की बात है। आपका ऐसा सवाल पूछना ये दर्शाता है कि आप एक असली विशेषज्ञ के स्तर से बहुत दूर हैं। वह शिष्य शर्म से लाल हो गया। एक अद्वितीय सुंदर परी द्वारा इस तरह की आलोचना सुनकर उसे लगा कि उसे अपना सिर काटकर रेत में गाड़ देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकती। हमारे पास उन विशेषज्ञों के खिलाफ बहुत बड़ा लाभ था जो हमारे ही स्तर के थे। दूसरे शिष्य ने आपत्ति जताई। कई शिष्यों के टूटे हुए आत्मविश्वास में अचानक उछाल आया। ये सच था, क्या उन्होंने अभी अभी अपने ही स्तर के लोगों को नहीं हराया था? उनमें से हर एक ने कम से कम सैकड़ों लोगों को मारा था और कुछ ने तो 1000 से भी ज्यादा लोगों को। इतनी शक्ति होने पर उन्हें विशेषज्ञ क्यों न माना जाए? हालांकि वे सभी इस बात से सहमत थे कि वे अपने दिन के बराबर नहीं थे, लेकिन जब समान स्तर के लोगों से लड़ने की बात आती थी तो उनकी उपलब्धियां वाकई उल्लेखनीय थी। अगर वे बेकार थे तो फिर योग्य कौन था? लॉन्चेन इस तर्क पर गुस्से से हंस पड़ा। उसे यह इतना बेतुका लगा कि उसे समझाने की भी जरूरत नहीं लगी। एक बार फिर म्याओयिन ने आह भरते हुए कहा, लगता है तुम सचमुच उतने ही सुस्त हो जितना दिखते हो। तुम्हारे नतीजे इतने अच्छे आने के कई कारण थे, जिनमें से कोई भी तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं थी। सबसे पहले युवा स्वामी लॉन्चेन ने शत्रु को अराजकता में डाल दिया। उन्होंने तो तुम्हें उपदेश भी दिया जिससे उनका मनोबल बुरी तरह गिर गया। दूसरे, तुम उनके चमचों और साथियों के पीछे पीछे युद्ध में गए थे। सबसे ज्यादा दबाव तो उन्हीं पर था, तुम तो बस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तीसरा कारण, जैसा कि तुम सब आसानी से भूल जाते हो, ये है कि मैं भी तुम्हारा साथ दे रही थी। लेकिन चौथा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तुम श्रेष्ठ हो जबकि वे नहीं थे। म्याओयिन के बोलते ही शिष्य, जिन्हें लग रहा था कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और भी लाल होते चले गए। जब उन्होंने चौथा कारण सुना तो वे चौंक गए। म्याओयिन ने आगे कहा, मुझसे बहस करने की जहमत भी मत उठाओ। मेरी नजरें ज्यादातर प्रमुख बलों पर टिकी हैं। यहाँ प्रथम अकादमी में भी मेरे भरोसेमंद जासूस हैं। मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम लोग कितने काबिल समझे जाते हो और वे लोग कितने काबिल थे। प्रथम अकादमी में म्याओयिन की जासूसी की बात पता चलने पर हंगामा मच गया। विशेष रूप से झाओ हुनफेई और अन्य उच्च अधिकारी शर्म से एक दूसरे को देखने लगे। झांग किन्यान के विश्वासघात ने उन्हें बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाने पर मजबूर कर दिया था और उन्हें लगा था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि अभी भी न जाने कितने जासूस छिपे हुए हैं जिन्हें उन्हें अभी खोजना बाकी है। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस तरह से उसने ये बात कही, उससे स्पष्ट हो गया कि उनमें से कम एक अकादमी के प्रमुख स्तंभों में से एक जासूस था। वे घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। म्याओयिन अपने जासूस का नाम पुकारने ही वाली थी, लेकिन लॉन्चेन ने उसे ऐसी नजर से देखा कि वह वहीं रुक गई। यहाँ अपने एक आदमी को भेजने में उसकी सफलता ही उसकी काबिलियत का सबूत थी। अगर अकादमी उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाती तो यह उनकी कमियों का सबूत होता। उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था, इसलिए ये जानकर कि उनमें से एक या अधिक किसी और के प्रति वफादार हैं, उन्हें अभी चौकन्ना रहना पड़ता। म्याओयिन ने आगे कहा, मेरी जानकारी के अनुसार उन शिष्यों को उनकी सेना के मानकों के अनुसार औसत दर्जे का माना जाता था। सीधे शब्दों में कहे तो वे किसी काम के नहीं थे। वे अपने संप्रदाय के संसाधनों की बर्बादी मात्र थे। उनके वरिष्ठों का अनुमान था कि उनमें से कम आधे इस युद्ध में मारे जाएंगे और शेष बचे हुए लोग इतने अच्छे होंगे कि उन पर कुछ निवेश किया जा सके। स्पष्ट शब्दों में कहे तो वे कर्मों के इस भाग्य के संघर्ष को अपने सबसे बुरे शिष्यों की परीक्षा मानते थे। तो अब जब आप ये जान चुके हैं तो क्या आप अपने परिणामों से संतुष्ट हैं? सभी अवाक रह गए। उनके दिलों में गहरा उथल-पुथल मच गई। वे प्रथम अकादमी के शीर्ष कुलीन थे। क्या उन्हें मारने के लिए दूसरे दर्जे के शिष्यों के एक समूह को भेजा गया था? उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना अपमानजनक अनुभव नहीं किया था। वे म्याओयिन की बातों पर सवाल उठाने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन साथ ही वे ये भी जानते थे कि उनके जैसी कोई भी उनसे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में कहे तो उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इसी के साथ वे ये भी समझ गए कि लॉन्चेन युद्ध के परिणामों से इतना क्रोधित क्यों था। उन्होंने पहले भी सुना था, पहली अकादमी वह आदर्श थी जिसका सभी शाखा अकादमियों को पालन करना होता था। लेकिन पहली अकादमी के श्रेष्ठ शिष्यों ने अभी कुछ साधारण शिष्यों से लड़ाई की थी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी सचमुच बेइज्जती हुई थी। अगर दूसरी शाखा अकादमियों को इस बारे में पता चलता तो क्या उनके शिष्य उन्हें थूक से नहला नहीं देते? इस तरह के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पहली अकादमी दूसरी शाखाओं का सामना कैसे करेगी? जिन लॉन्चेन, हम गलत थे। हम इस शर्म से जरूर सबक लेंगे और पहली अकादमी की इज्जत बचाएंगे। एक शिष्य ने अचानक घोषणा की। बाकी शिष्य भी जोर से चिल्लाए। म्याओयिन की बातों ने उन्हें सचमुच उकसा दिया था, जिससे उन्हें खुद पर घोर तिरस्कार का भाव आ गया था। निस्संदेह इन नौजवानों ने कभी भी जीवन मरण की लड़ाई का सामना नहीं किया था। उनके लिए मान सम्मान सर्वोपरि था और उन्होंने कभी भी इस तरह की अपमानजनक हार नहीं झेली थी। चाहे वे हाल ही में जन्मे नन्हे मुन्ने हुए आदिम अराजकता युग में फंसे दिव्य प्रतिभावान, ये सभी लोग गर्मियों के बच्चों से अधिक कुछ नहीं थे।
उन्हें शीत ऋतु का कोई ज्ञान नहीं था। इस खुलेआम चुनौती ने उनके रक्त में उबाल ला दिया। वे अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प से भर गए। लॉन्चेन ने अपना हाथ हिलाया और रंगीन कांच जैसे पत्तों वाला एक वृक्ष पूरे आकाश में फैल गया। उसकी धुंधली रोशनी ने पूरी दुनिया को एक स्वप्नलोक में बदल दिया। जैसे ही ये स्वप्नलोक उनके सिर के ऊपर फैला, प्रथम अकादमी के शिष्य कांप उठे। अचानक उनकी एक प्रति उनके सामने प्रकट हुई। जाहिर है कोई भी खुद को उस रूप में देखकर चौंक जाता। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसे सातरत्न रंगीन कांच वृक्ष ने लॉन्चेन के विकास के साथ जागृत किया था। सरल शब्दों में ये किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं और यहाँ तक कि उनके हथियारों की भी नकल कर सकता था। जाहिर है ये प्रति सीमित थी। उदाहरण के लिए एक दिव्य संप्रभु दाव हथियार की शक्ति की नकल नहीं की जा सकती थी, न ही कुछ दिव्य क्षमताओं की। ये चीजें सातरत्न रंगीन कांच के वृक्ष की शक्ति से कहीं अधिक थी। लेकिन इसका कारण सरल था, इसकी शक्ति लॉन्चेन की शक्ति तक ही सीमित थी। दूसरे शब्दों में, जिसकी समग्र शक्ति लॉन्चेन से कम थी, उसकी नकल की जा सकती थी, और लॉन्चेन की शक्ति बढ़ने के साथ साथ इस क्षमता की सीमा भी बढ़ती जाती थी। फिर निकले गायब हो जाती थी। लॉन्चेन ने घोषणा की, तुम्हारी वर्तमान शक्ति और क्षमताओं की नकल कर ली गई है। 3 दिनों में तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी 10 निकलों के विरुद्ध ली जाएगी। यदि तुम एक ही बार में 10 निकलों को नहीं हरा सकते तो तुम्हें प्रथम अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह एक कठोर नियम है। लॉन्चेन ने अपना हाथ हिलाया और सबके सामने का दृश्य बदल गया। अचानक नरसंहार की आवाजें उनके कानों में गूंज उठी। वे ये देखकर दंग रह गए कि जिन दुश्मनों को उन्होंने अभी अभी मारा था, वे लौट आए थे और एक भयंकर लहर की तरह उन पर टूट पड़े थे।